Students, hello 12th class board students. Today I am with third part of chemistry solutions of different questions. Here is question number 13. In first part we have discussed 1 to 6. Second we have discussed up to 12, and in third we will discuss up to 16, because after this we will have some explanatory questions. Exercise question will be over here. So your today's question number 13 is assertion and reasoning. All the question 13, 14, 15, 16 are assertion and reasoning based question. ये assertion और reasoning क्या है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही नए होते हैं. assertion मीन्स होता है हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है. रीज़न का मतलब होता है कि उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका क्या रीज़न है जो आपने स्टेटमेंट दी है वो दी जाती है. इसके लिए जनरली हमें 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं. और फर्स्ट ऑप्शन होता है कि बोथ assertion एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion A. हमारा सेकेंड ऑप्शन होता है बोथ assertion एंड रीजन्स आर करेक्ट और ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. स्टेटमेंट मीन्स assertion एंड रीज़न दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है. थर्ड होता है assertion इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ करेक्ट. हो सकता है आपकी स्टेटमेंट तो ठीक दे रखी है लेकिन रीज़न बिल्कुल रॉन्ग दे रखे हैं. एंड फोर्थ assertion इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू. तो दीज आर द 4 ऑप्शंस फॉर ऑल दीज 4 क्वेश्चन, और सभी में यही आते हैं. आज की डेट में सभी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, नॉट ओनली इन बोर्ड. आर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज assertion दिया हुआ है CrH2O6 Cl2 and FeH2O6 Cl2 are examples of homolaptic complexes. माय डियर स्टूडेंट, इन माय प्रीवियस एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का ही, जिसमें मैंने बताया कि होमोलैप्टिक और हेप्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं. होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें लिगेंड सेम टाइप के होते हैं. किसी भी कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड की में सेम टाइप के, जैसे कि यहाँ पे क्रोमियम वाले कंपाउंड में भी 6 वाटर लिगेंड दे रखे हैं, आयरन में भी 6 वाटर लिगेंड है, यानी कि बोथ कंपाउंड्स में एक ही टाइप के लिगेंड्स को यूज़ किया गया है. तो दिस इज होमोलैप्टिक. ये स्टेटमेंट बिल्कुल assertion इज करेक्ट. नाउ कम टू द रीजन. ऑल द लिगेंड्स अटैच टू द मेटल आर द सेम. देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है, रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट दे रखा है कि सारे लिगेंड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. किसके अंदर? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर. अगर हम देखते हैं तो मैंने अभी आपको रीज़न भी बताया था, होमोलैप्टिक लिगेंड्स वो होते हैं जिनमें सभी लिगेंड कॉमन होते हैं, मतलब सेम लिगेंड टाइप के लिगेंड्स होते हैं. तो assertion and reasoning both are correct and reason is the correct explanation of assertion. So option number A will be its answer. इसमें ऑप्शन नंबर A जो कि हमें ऊपर से दिया हुआ है, this one, it will come in your question number 13. Now come to the question number 14. The boiling point. देखिए ये क्वेश्चन जो था ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से था 13 वाला. 14 इज फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड्स, यानी कि हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन से है. ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है. फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि एमसीक्यूज हम कर रहे थे, तब भी हमें एक क्वेश्चन इसी टाइप का मिला था, बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोएल्केन हेलोएरीन से. और यहाँ भी हमें ये क्वेश्चन मिल रहा, दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स आर इंपॉर्टेंट. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14. क्या क्वेश्चन है? हियर इज द क्वेश्चन. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीज इन ऑर्डर. देखिए बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर्स होते हैं. एक होता है मॉलिक्यूलर मास और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हेलोएल्केन में से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाता नहीं है एक्सेप्ट HF. ठीक है, HF में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, बट अदर्स आर नॉट मेकिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सेकेंड होता है मॉलिक्यूलर मास. विद इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज. हमें पता है कि फ्लोरीन से बाद आता है क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन एंड आफ्टर ब्रोमीन आयोडीन. तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है, कार्बन का नंबर सेम है, तो आयोडीन सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास वाला है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए. तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. यहाँ पे आयोडीन सबसे ज़्यादा है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कार्बन सेम है और एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा आयोडीन वाले कंपाउंड्स का है. रीज़न देखते हैं. द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर than that of the hydrocarbons. It's also correct
क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इनके अंदर स्लाइटली पोलरिटी आ जाती है और इनके मास भी इनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं. सो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट, बट here this is doing comparison between hydrocarbons in reason and alkyl halide. So reason is not correct explanation of assertion. That means ऐसा ऑप्शन कौन सा है? बोथ आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर ऑफ 14 क्वेश्चन. बोथ assertion and reasons are true, but reason is not correct explanation of assertion. Is it clear for all? I hope is it clear for everyone. Now come to the next question, question number 15. It is our question number 15. What is in this question? The boiling point of ethanol is higher than that of the methoxymethane. Again this question is assertion from the physical properties, and this is the physical property of haloalkane and alcohols, फिनॉल चैप्टर और ईथर चैप्टर से है. और यहाँ पे किसकी कंपैरिजन हो रही है? एल्कोहल एंड ईथर. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ द मिथॉक्सीमीथेन. तो बेटा अभी मैंने आंसर रीजन बताया था कि एल्कोहल्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि मिथॉक्सीमीथेन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता. मिथॉक्सीमीथेन क्या होता है? CH3OCH3. ये डाई मिथाइल ईथर को हम मिथॉक्सीमीथेन कहते हैं, IUPAC नेम है इसका. और इथेनॉल होता है CH3CH2OH. इथेनॉल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वाइल मिथॉक्सीमीथेन कैन नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. और नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सिमिलर होते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉमन फॉर बोथ C2H6O. तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन क्या हो गया आपका कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर. ये बिल्कुल करेक्ट है. मिथॉक्सीमीथेन से ज़्यादा होता है बिकॉज इथेनॉल आर मेकिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सेकेंड, देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल. नो, इट्स टोटली रॉन्ग. मैं बार बार बोल रही हूँ, इथेनॉल बनाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिएगा. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. इन एक्सप्लेनेटरी वे इट इज़ टॉट अस, मीन्स आप लोगों को पढ़ाया है इन क्लास 11th बिकॉज यू ऑल आर 12th क्लास स्टूडेंट्स. अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करिएगा. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस ऑन दिस टॉपिक. नाउ कम टू द नेक्स्ट. आर क्वेश्चन आंसर इज इनकम्प्लीट बेटा. सो assertion is correct, assertion is correct but reason is incorrect. तो ऑप्शन ऐसा कोई है? यस, assertion A is correct, true, but reason is false. So option number C will be the answer of 15. And last question for today's video. All natural occurring alpha amino acids except glycine are optically active. बिल्कुल करेक्ट है. मैंने कल भी आपको आई थिंक कल नहीं बताया था, नहीं आया था, सॉरी. Glycine are optically active. Most naturally occurring amino acids have L configuration. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दिस इज फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल. सारे नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन को छोड़कर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. ग्लाइसिन इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ये एसिमेट्रिक नहीं होता है. और बेटा ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड भी माना जाता है और इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये सिमेट्रिकल होता है, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. अदर देन दिस यहाँ पे आर आ जाता है. सार की वैल्यू ईच अमीनो एसिड में डिफरेंट होती है, तो वो सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने 10th क्लास में स्टडी की है. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी. आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो. एंड मोस्ट ऑफ द नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स आर having L configuration. Is that it's also true answer. We have 2 types of configuration, D and L configuration, which are the part of optical isomerism. So today we have only discussed 4 questions in this part because we are completing today all exercise questions. 16 are exercise based questions. In next video we will discuss part B, in which we will discuss about give reason type questions. So thank you for watching this video. Bye.